कानपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है और इसके साथ ही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। ज़्यादा दिन तक ये मैच चला नहीं जो कानपुर में खेला गया, क्योंकि 3 दिन लगभग बारिश के कारण ही खेल चल नहीं सका ज़्यादा देर तक। तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी आकाश। तो आकाश, ये बताइए कैसी रही टीम इंडिया की जीत? पहली बात तो ये जीत बहुत ही अविस्मरणीय है और ये बहुत आगे तक याद की जाएगी। जब भी आप टेस्ट मैच की श्रृंखलाओं के बारे में बात करते हैं और आप बड़ी जीतों के बारे में बात करते हैं, तो ये एक ऐसी जीत थी जिसने इंडिया की डोमिनेंस को बहुत ही अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है। किसी के अंदाजे में ये मैच जो था वो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इंडिया जो है वो यहाँ से जीत जाएगी, क्योंकि दो दिन का खेल ऑलरेडी वॉश आउट हो चुका था। पहले दिन का सिर्फ एक सेशन खेले थे और 35 ओवर खेले गए थे, जिसमें बांग्लादेश सुदृढ़ लग रही थी बल्लेबाजी के तौर पर। लेकिन जैसा ही गेम आगे बढ़ा और फिर इंडिया, जो कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है, स्पिनिंग ट्रैक्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है, हमें पीछे हमारे पिचेस के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे, तो उन सब चीज़ों का एक जवाब दिया गया। और यहाँ पे इंडियन पेसर्स ने जिस डोमिनेशन के साथ बॉलिंग की थी, उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल ये था कि आज जसप्रीत बुमराह जब 5वें दिन का खेल हो रहा था, तब 3 विकेट के साथ इंडिया को गेम में वापस लेके आए थे। और उससे पहले रविंद्र जडेजा और अश्विन, जो कि हमेशा से ही इंडिया के बहुत बड़े सर्वेंट्स रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, उन्होंने अपना काम बखूबी तरीके से निभाया। यहाँ पर कहने को तो हम 5वें दिन जीते, लेकिन ये मुश्किल से मैच 2.5 दिन के लगभग चला होगा। मेरे ख्याल में उससे भी कम, क्योंकि पहले दिन का आप 1 सेशन खेले, चौथे दिन के आप 3 सेशंस खेले और यहाँ पे आके आप 1.5 सेशंस में आपने काम खत्म कर दिया। तो मुश्किल से मुश्किल 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा जब आप देख रहे हैं कि क्रिकेट में क्या चल रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे हम लोग कहते हैं कि डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आज बांग्लादेशी बैटर्स को सताया, क्योंकि वहाँ पे वो खड़े ना हो पाए। वहीं पे ही इंडिया ने जब अपना नॉक्स शुरू किया था फर्स्ट इनिंग्स में, तो दे ब्लास्टेड बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम व्हेन दे प्लेड अ ब्लिस्टरिंग नॉक। हालांकि आप जब टैली में देखेंगे तो विकेट ज़्यादा है, लेकिन जब आप रन रेट पे देखेंगे तो 8 से 9 रन का रन रेट इज़ इम्पेकेबल। हालांकि आपने बता दिया कि बांग्लादेशी बल्लेबाज क्रीज पर खड़े ना हो पाए, लेकिन और भी कई चीज़ें रही। आपको क्या लगता है उनके हार में और क्या कारण रहा? हार के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण था शाकिब अल हसन का फॉर्म, लिटन दास का ना चल पाना। वहीं पे इस हार से भी बांग्लादेश कुछ अच्छा लेके जा सकता है, वो है मोमिनुल हक, जो उनके प्लेयर हैं और जो उनके बैटर हैं। वो दूसरे बांग्लादेशी बने जिन्होंने भारतीय सरजमी पे आके अपना शतक जड़ा। इससे पहले ये कारनामा मुशफिकुर रहीम कर चुके हैं। और इसके अलावा जब आप देखें तो बांग्लादेश के पास जो नए पेसर्स हैं, वो सब कॉन्टिनेंट में कैसा परफॉर्म करते हैं, वो भी बहुत हद तक डिपेंड करता था कि कैसे बांग्लादेश आगे बढ़ेगी। और जिसमें हसन ने और नाहिद राणा ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। हाँ, बहुत हद तक तस्कीन अहमद, जिन्होंने विकेट्स लिए, लेकिन वो टेल एंडर्स के विकेट थे हमारे, जहाँ पर इंडिया बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आ गई थी। और वहाँ पर इंडिया ने थोड़ा सा गेम में पीछे इंडिया हुई। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया, तो मेरे नहीं ख्याल में कि ना ही फर्स्ट टेस्ट में और ना ही दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश का कोई भी चांस बना। चौथे दिन जब हम मैदान पर उतरे, तभी ये स्पष्ट हो गया था रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का अप्रोच देख के कि वो लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और बढ़िया स्कोर बनाएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, अटैकिंग क्रिकेट की जब बात करते हैं, तो अटैकिंग क्रिकेट में भी थोड़ा तो होता है कि आप रोकेंगे, डिफेंस मजबूत करेंगे। यहाँ पे तो दे ब्लास्टेड। और
व्हेन दे ब्लास्टेड, वो T20 क्रिकेट में भी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं आता है जितना टेस्ट क्रिकेट में। हाँ, T20 क्रिकेट अलग इसलिए क्योंकि लाल बॉल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है और ट्रैवल ज़्यादा करती है, और टेस्ट क्रिकेट में सारे फील्डर्स पास होते हैं। एक भी भार आप नहीं रख सकते। अगर आपको एक भी भार नहीं रखना है तो आप एक भी इनर सर्कल के बाहर नहीं रख। भारत ने 34.4 गेंद में 34.4 ओवर में बेसिकली 285 रन बनाए। ये आप कहाँ कैसे देखते हैं इसको? मतलब ये T20 से भी ज़्यादा स्कोर है। ये वनडे क्रिकेट में अगर इंडिया इस स्ट्राइक रेट से खेल रही होती तो अराउंड 490 या 500 के आसपास इंडिया रन मार चुकी है। और ये फास्टेस्ट इनिंग स्कोर भी है किसी टीम द्वारा अब तक का टेस्ट में। वही अभी फिर माइकल वॉन साहब ने अभी तक ट्वीट कर दिया होगा कि इंडिया इज प्लेइंग बेसबॉल एंड ऑल, बट इंडिया का अप्रोच हमेशा से ही ऐसा था, डिसीजन ओरिएंटेड गेम हम बहुत पहले से खेल रहे थे। और जब विराट कोहली जब कप्तान थे तब से ही हम डिसीजन ओरिएंटेड गेम खेल रहे हैं। ये आज की खेप नहीं है जो हमें मिली हो, ये 2014 से जब पहली बार विराट कोहली ने चेज करने का इंटेंट दिखाया था तब से लेकर आज तक इंडिया आज उस चीज़ को क्या कहते हैं हार्वेस्ट कर पा रहा है, बजाय कि हमने अभी शुरू किया हो। तो ये कहना बड़ा हास्यास्पद लगता है कभी कभार कि जो बेसबॉल की बात कर रहे हैं, द डिसीजन ओरिएंटेड गेम इज द इंटेंट, तो वो वाली चीज़ जो है वो इंडिया ने प्रूव की है यहाँ पर। बिल्कुल, भारत ने दोनों मैच जीत लिए, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि पूरे सीरीज में वो कौन से दो खिलाड़ी रहे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किए हैं? जो भारतीय संदर्भ से देखा जाए तो दो प्लेयर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, और जसप्रीत बुमराह को मैं इस श्रेणी में नहीं रखूँगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे नंबर 1 बॉलर ऑलरेडी हो चुके हैं, वो बहुत भारी प्रभावित कर चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्लेयर्स रहे वो थे यशस्वी जायसवाल की, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडिगल ब्लू आइड प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो उसके अलावा शुभमन गिल का फॉर्म भी थोड़ा सा इधर उधर चल रहा था जो कि आया, लेकिन दूसरे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली प्लेयर रहे वो थे ऋषभ पंत, क्योंकि 2 साल बाद वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। इतने समय बाद कमबैक करना, आपके रिफ्लेक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से, ऊपर से पिचेस ऐसी जिसमें खड़ा होना दूभर हो रहा है बैटर्स के लिए, वहाँ पे ऋषभ पंत आए। ऋषभ पंत ने शतक जड़ा और उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में आके इनिंग्स को जैसी ज़रूरत थी वैसे इंटेंट से खेलते हुए आउट हो गए। लेकिन इस सीरीज़ में जो दो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इंडिया के हिसाब से होंगे वो यशस्वी जायसवाल होंगे और ऋषभ पंत होंगे। बात जीत की होगी तो बात विराट कोहली की भी होगी। खासा मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे टच में दिखे नहीं, उनके बल्ले से पूरी सीरीज में रन नहीं निकला। हालांकि लास्ट इनिंग में उन्होंने ज़रूर अच्छा योगदान दिया, लेकिन क्या कहेंगे विराट के फॉर्म पे आप? विराट कोहली का फॉर्म जो था वो थोड़ा सा चिंता का विषय था इस सीरीज के शुरू होने से पहले, लेकिन जैसे ही उन्हें एक मैच की प्रैक्टिस मिली और दूसरे मैच में तो आपको पता ही था कि एक इंटेंट से जाना था, वो भी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटेंट से, तो उस हिसाब से वो तेज खेले। किंतु जब दूसरी इनिंग्स आई तो उन्होंने अपने इंटेंट को रोका, बजाय के जाके सीधा ब्लास्ट करने के, उसमें मैच को खत्म करने, मैच को खत्म करके आए हैं वो, बजाय के सीधा जाके मार धाड़ कर देना, वो मैच को ख़त्म करके आए और इंडिया को इसी की ज़रूरत थी। तो मैच प्रैक्टिस अभी उन्हें मिल रही है और शायद रणजी में खेलते हुए भी उन्हें मैच प्रैक्टिस मिले छत्तीसगढ़ के सामने, तो यही अपेक्षा होगी। और विराट कोहली का जो फॉर्म है वो इतना चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय जो होगा मेरे ख्याल में, और शायद अगर आप इसको इलैबोरेट करें तो वो होगा केएल राहुल का वाइट बॉल फॉर्म। अगर केएल राहुल खेल रहे हैं टेस्ट में जिसमें वो अच्छे दिख रहे हैं और उसमें वो तेज खेल पा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आप वाइट बॉल फॉर्मेट में केएल राहुल को वापस लाएं।
बिल्कुल, केएल राहुल ने तो बढ़िया खेल दिखाया ही है, उन्हें लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश से आगे T20 सीरीज भी है उसे भी हम देखेंगे, देखते हैं उसमें कैसे प्लेयर्स क्या कुछ करते हैं। फिलहाल केएल राहुल की ओर नहीं देखेंगे चयन करता, हमें यही लगता है जहां तक। खैर, आपको क्या लगता है, केएल राहुल आ सकते हैं? जैसा वाइट बॉल फॉर्म चल रहा था ऋषभ पंत का, तो हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा एज बैटर को मिल जाए। फिर आपके पास संजू सैमसन भी है। संजू सैमसन लाइन में है और उन्होंने दलीप ट्रॉफी में भी अच्छा किया है, तो हाँ, संजू सैमसन को शायद मैं भूल गया था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। भारत ने बांग्लादेश को तो 2-0 से हरा दिया, लेकिन नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। आप कैसे देख रहे हैं न्यूजीलैंड और भारत के मुकाबले को, खासकर टेस्ट मुकाबले को? हाँ जी, तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो टेस्ट श्रृंखला खेली जाएगी उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो ऑलरेडी अभी तो चर्चा का विषय ही नहीं है वो WTC पॉइंट्स टेबल में। दूसरा, न्यूजीलैंड इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ नहीं आ रही है अब। बहुत पहले देखा जाता था कि न्यूजीलैंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आया करती थी, जिसमें ब्रेंडन मैकलम हुआ करते थे, यंग केन विलियमसन हुआ करते थे जो रन मारे। सिर्फ एक या दो प्लेयर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावने साबित होंगे इंडियन टीम को, वो होंगे रचिन रविंद्र, डेवॉन कॉनवॉय एंड if not the best batter, but Kane Williamson is still one of the best batters in the world. अगर उनको इंजरी ना हुई, और वो खैर वो उस मौसम में भी आ रहे हैं जब हिंदुस्तान का तापमान जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, और मॉइस्चर में तो उनके लिए कंडीशंस तो होंगी ठीक ठाक, किंतु जैसा कि देखा जाता है कि हमारी पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स के अनुकूल होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि न्यूजीलैंड विल बी अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया एज फार एज आई एम कंसर्न, बट इट विल बी अ फ्रूटफुल सीरीज जिसमें आपकी बैटिंग जो है वो अच्छे से टेस्ट होगी, क्योंकि उनके पास ठीक ठाक स्पिनर्स हैं। टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को मात देने के बाद अब भारतीय टीम T20I सीरीज में बांग्लादेश से भिड़ेगी। देखना होगा सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में T20I सीरीज कैसी होती है। आप बने रहिए क्रिकेट टाइम्स के साथ।